दोस्तों, आज हम चुका मैन ईटर की कहानी सुनेंगे जिसे जिम कॉर्बेट ने अप्रैल 1937 में मारा था। अब चुका मैन ईटर को उस वक्त सब लोग लद्या वैली मैन ईटर के नाम से जानते थे, लेकिन जिम कॉर्बेट ने बाद में इसका नाम द चुका मैन ईटर रख दिया। अब एक छोटा सा गांव जो शारदा नदी के किनारे बसा हुआ था, 10, 15, 20 ही खेत इसमें थे। इसका नाम था चुका। इस जगह से थोड़ा आगे ही शारदा नदी और लद्या नदी दोनों आपस में मिलती हैं। इस गांव के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक रास्ता चलता है जो एक फायर लाइन के साथ साथ चलता है, और फायर लाइन कहते हैं जंगल में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसी पगडंडियां या रास्ते कि जब जंगल में आग लगे तो वो इस रास्ते को पार ना कर पाए, एक ही तरफ आग रुक जाए। इस तरह की पगडंडी और रास्तों को कहते हैं फायर लाइन्स। अब ये रास्ता और फायर लाइन आगे साथ चलते हैं 1 मील तक, और एक रास्ता ऊपर चढ़ के चला जाता है ठाक गांव तक, और दूसरा रास्ता जाता है कोट और किनरी गांव तक। अब ये दूसरा जो रास्ता है जो कोट एंड किनरी गांव की तरफ से जाता है, 1936 में एक आदमी अपने 2 बैल और कुछ किराने का सामान लेकर एक बोरी में यहाँ से जा रहा था, और उसके कंधे पर रखा हुआ था खेत जोतने वाला हल। अब जैसे ही वो आदमी चुका गांव पहुँचा, गांव के बाहर ही था उस फायर लाइन के पास, अचानक जंगल से एक टाइगर निकल आया और उसके बैलों पर हमला कर दिया। अब उस आदमी ने एक बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई कि वो अपने बैल और टाइगर के बीच में अपनी लकड़ी लेकर आ गया, और जिस तरह से वो बैलों को हाँकता था उसी तरीके से वो लकड़ी से टाइगर को भी हाँकने लगा और ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें निकालने लगा। अब इस बीच उसके बैलों को इतना मौका मिल चुका था कि बैल भाग खड़े हुए, क्योंकि टाइगर इसके मूवमेंट से यानी इसके लठ घुमाने और चिल्लाने से थोड़ा सा पीछे खसक गया था। अब यहाँ आदमी ने हिम्मत तो बहुत दिखाई थी, लेकिन अब बैल चुके थे भाग, और टाइगर वहीं बैठा हुआ था और अपनी दुम को एक हंटर या चाबुक की तरह दोनों तरफ ज़ोर ज़ोर से पटक कर हिला रहा था, और वो देख रहा था इस आदमी को ही, और बेहद गुस्से में था, क्योंकि वो सोच रहा था कि इस आदमी की वजह से उसका शिकार उसके हाथ से निकल गया। अब जैसे ही बैल भागे थे और इस आदमी ने घूमकर टाइगर की तरफ देखा था, तो बैलों के साथ साथ इसकी बहादुरी और हिम्मत भी भाग गई थी। अब जब सब कुछ ही भाग गया था तो इस आदमी ने सोचा क्यों ना अब मैं भी भाग लूं। इसने जल्दी से कंधे पर हल उठाया और अपने किराने की बोरी को अपनी पीठ पर लादा और भागने लगा गांव की तरफ। अब जैसे ही ये चीज़ टाइगर ने देखी कि वो आदमी डर गया है और भाग रहा है, तो अब टाइगर की हिम्मत हो गई डबल। अब एक छलांग में ही टाइगर उस आदमी पर कूद गया। कूदते ही उसने पंजा मारा, पंजा लगा उसके हल पर, और उसने जो दांत गड़ गए उस किराने के सामान की बोरी पर। टाइगर को लगा उस आदमी को उसने पकड़ लिया है। आदमी ने बोरी छोड़ी, हल भी छोड़ा, और टाइगर, बोरी और वो हल तीनों गिर गए नीचे वैली में। इतने ही पल में कुछ समय उसे मिल गया भागने के लिए, और वो आदमी सही सलामत जिंदा भाग गया। और टाइगर को लगा उसने कुछ तो ले लिया है, तो उसने वो किराने की बोरी लेकर जंगल में अंदर भाग गया। अब क्योंकि आदमी चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागा था और टाइगर वो किराने की बोरी लेकर भाग गया था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि शायद उस टाइगर ने सोचा होगा इस किराने के सामान का मैं करूं तो क्या करूं। अब जब वो आदमी गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके एक हाथ में टाइगर का एक नाखून लग गया था, और उससे एक लंबा चीरा लग चुका था उसके हाथ में। अब इसी हादसे के 1 हफ्ते बाद की बात है
दो आदमी टनकपुर मार्केट से लौट रहे थे और उसी रास्ते की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, वही रास्ता जो कोट और कीनरी गांव तरफ जाता था। इन्होंने देखा लगभग 50 गज की दूरी से एक टाइगर रोड क्रॉस कर रहा है। अब उन दोनों ने जब यह नज़ारा देखा तो वो डर गए। उन्होंने सोचा कि इसे चले जाने देते हैं और खुद यहीं बैठकर इंतज़ार करते हैं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद इनको लगा कि वो टाइगर चला गया है, तो इन्होंने सोचा चीखते और चिल्लाते हुए यानी कि शोर करते हुए जाते हैं। अब इन्हें लगा कि टाइगर चला गया है, लेकिन टाइगर वहीं छुपकर इनकी तरफ घात लगाकर बैठा हुआ था। अब ये दोनों आदमी चल रहे थे और एक सामने और एक पीछे चल रहा था। जैसे ही उस टाइगर की सीध में ये आए, उसने सामने वाले आदमी पर छलांग लगा दी। अब सामने वाले आदमी ने अपने कंधे पर एक गुड़ की बोरी रखी हुई थी। अब जैसे ही टाइगर उस आदमी पर कूदा, उसके दांत उस गुड़ की बोरी पर गड़े और उसे लगा उसने शिकार कर लिया है, तो उस गुड़ की बोरी को ही मुंह में दबाकर वो वैली में कूद गया। और कमाल की बात तो ये थी कि दोनों में से किसी भी आदमी को किसी तरीके की कोई चोट नहीं आई थी और तेज़ भागते हुए वो लोग वापस पहुंच गए अपने गांव। अब जिम कॉर्बेट ये बोलते हैं कि उन दोनों बारों में टाइगर के हाथ जो सामान लगा, यानी कि वो राशन की बोरी और दूसरी बार में वो गुड़ की बोरी, उसका टाइगर ने किया क्या, ये बात रिकॉर्ड में नहीं है। अब क्योंकि ये दो चीज़ें मिलने से टाइगर का कुछ भला नहीं हुआ, तो उसने अब इरादा कर लिया कि अब ऐसे किसी शख्स पर हमला ही नहीं करना है जिसके कंधे या पीठ पर कोई सामान रखा हो। अब जून 1937 को वही रास्ता जो फायर लाइन के साथ साथ चलता था और आगे जो रास्ता ठाक गांव की तरफ जाता था, वहां जा रहे थे 7 लोग और 2 बच्चे। इन लोगों के साथ इनके पशु भी थे, क्योंकि ये पशु चराने गए थे। अब ये पशु जहाँ चर रहे थे वो जगह थी ठाक गांव से वेस्ट की तरफ। अब सुबह के बज रहे थे 10 और देखा गया कि कुछ पशु जंगल की तरफ जाने लगे हैं। तो एक लड़का था जिसकी उम्र थी 14 साल। उसे भेजा गया कि सारे जानवरों को हाँक कर एक जगह पर लेके आओ। अब क्योंकि पशु चर रहे थे तो ये लोग थोड़ी देर सो गए छाँव में। अब कुछ देर बाद एक हिरण की कॉल से इन लोगों की नींद खुली। इन्होंने देखा पशु अभी भी जंगल में थे, तो इन्होंने एक दूसरे लड़के को जिसकी उम्र भी थी 14 साल, उसे भेज दिया कि जाओ जाकर पशुओं को इकट्ठा करो। और ये लड़का निकला और जैसे ही ये जंगल में घुसने ही वाला था, अचानक मच गई पशुओं में भगदड़ और इसने देखा कि एक टाइगर कूदा एक गाय के ऊपर और उसने उसे दबोच लिया। और ये सब प्रक्रिया वो 7 लोग भी देख रहे थे। अब क्योंकि गांव पास था तो यहाँ से ये लोग चिल्ला रहे थे। गांव वालों तक इनकी आवाज़ें पहुँची और गांव वाले भी इस तरफ आने लगे। अब इन गांव वालों की भीड़ में एक विधवा औरत भी थी जो उस एक 14 साल के बच्चे की माँ थी। इसने सुना कि गांव वाले इसके बच्चे को भी आवाज़ देकर चिल्ला रहे हैं, तो ये भी दौड़ी चली आने लगी कि कहीं इसका बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं। अब इसी भीड़ में उस पहले गए वाले 14 साल के बच्चे के माता पिता भी मौजूद थे। उन्होंने भी पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ है। तो गांव वालों को तब याद आया, यानी कि उन 7 लोगों को तब याद आया कि उस बच्चे को तो हमने सुबह 10 बजे से देखा ही नहीं है, जब उसे पहली बार हमने भेजा था जंगल के अंदर। अब वो महिला भागी जंगल के अंदर, उसके पीछे भागे वो पहले वाले बच्चे के माता पिता और इन लोगों के पीछे भागे सारे गांव वाले उस जंगल के अंदर। अब जैसे ही ये लोग जंगल में घुसे, थोड़ा अंदर जाने पर जो इन्होंने नज़ारा देखा, सब के सब भौंचक के रह गए। एक झाड़ी के पास वो दूसरा लड़का मरा पड़ा था। थोड़ा और ढूंढने पर वो पहला बच्चा भी इन्हें मिल गया
उस पहले वाले लड़के को टाइगर ने मारकर थोड़ा खा भी लिया था, दूसरे को भी मार दिया था। और वहीं पास में एक छोटा बछड़ा भी मरा हुआ पड़ा था। यानी पूरे सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स में एक गाय, एक बछड़ा और 2 14 साल के लड़के मारे गए थे इस टाइगर के द्वारा। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं, ये तो वो कहानी रही जो गांव वालों ने मुझे सुनाई, और ये सुनकर मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो ये था कि टाइगर जंगल में अंदर आराम कर रहा था। बाकी जानवरों से पहले वो बछड़ा जंगल के अंदर चला गया। टाइगर ने उस बछड़े को मारा और उसे खाने ही वाला था, तभी वहाँ पहुँच गया वो पहला 14 साल वाला लड़का। टाइगर ने इसे देखा, इसे भी मारा और झाड़ियों में खींचकर थोड़ा सा खा लिया, और वो टाइगर वहीं लेट गया शाम तक। और इधर ये वही वक्त था जब वो लोग सोकर उठे थे। तभी वहाँ पास में ही कोई हिरण पानी पीने आया होगा। उसने इस टाइगर को देख लिया या सूंघ लिया होगा और उसने की होगी अलार्म कॉल। उस कॉल से ये 7 लोगों की नींद खुली। फिर उन्हें ध्यान आया कि जानवर वापस नहीं आए हैं। तब इन्होंने भेजा उस दूसरे लड़के को। अब ये दूसरा लड़का इतना बदनसीब था कि ये सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां टाइगर अपने दोनों शिकारों के बीच में बैठा हुआ था। अब इस दूसरे बच्चे को भी टाइगर ने मार दिया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद पशुओं में भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में टाइगर ने एक गाय पर छलांग लगा दी और उसे भी मार दिया। और यही वो दृश्य था जो उन 7 लोगों ने देखा था। अब कॉर्बेट बताते हैं कि उन्होंने पहले भी देखा है कि टाइगर एक बार में एक से ज़्यादा शिकार भी कर लेता है। कॉर्बेट एक किस्सा बताते हैं कि उन्होंने देखा कि एक बार एक टाइगर ने 5 की 5 भैंसों को एक साथ मार दिया था, वो भी बड़ी बड़ी भैंसें। क्योंकि टाइगर में रिवेंज की फीलिंग पाई जाती है, यानी कि बदले की भावना, और इस भावना के चलते टाइगर किसी भी हद तक गुजर सकता है। अब इस चुका गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ही दिन में 2 पशु और 2 इंसान इस टाइगर ने मार दिए थे, और वो भी एक ही दिन में कुछ ही देर के अंदर। अब अल्मोड़ा और नैनीताल के जगह जब ये खबर पहुंची तो वहां पर प्रशासन और लोगों के बीच खलबली सी मच गई। माहौल बहुत ही गर्म हो गया था। अब ऑर्डर्स जारी हो गए थे कि कैसे भी करके इस टाइगर को मार गिराओ, और कई सरकारी अधिकारी कई रातों तक मचान बना कर बैठे इस टाइगर की राह देखते हुए, मगर उनमें से कोई भी इसे मार नहीं पाया। मारना तो दूर की बात, इसे देख भी नहीं पाया। अब टाइगर के इस शिकारों का सिलसिला चलता रहा, और फिर उसने मार दिया ठाक गांव में एक व्यक्ति को। अब ठाक गांव के पास ही एक खेत मौजूद है जिसमें लोग गेहूं की खेती किया करते थे। उस खेत से गेहूं कट चुका था, और जो उसका वेस्टेज बचा हुआ था उस पे गांव के 2 लड़के अपने पशु चरा रहे थे। ये दोनों बच्चे अनाथ थे, और सेफ्टी की वजह से ये खेत के बीचों बीच बैठे हुए थे। वो खेत जहाँ ख़त्म होता था उसके फ़ौरन बाद ही एक पहाड़ी शुरू हो जाती थी, जो कि लगभग 1000 फीट के आसपास ऊंची थी। अगर उस पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ा जाए तो किसी भी कोने से देखने पर ये खेत और इसमें बैठे लोग साफ दिख सकते थे। और इस पहाड़ी और खेत के बीच में थी थोड़ी बहुत झाड़ियाँ, मगर वो थी बहुत घनी। थोड़ी देर बाद एक पशु चरते चरते उन झाड़ियों में जा घुसा। उसे वापस लाने के लिए ये दोनों बच्चे भी साथ में गए, और जैसे ही ये दोनों झाड़ी के अंदर घुसे, वहाँ एक बड़ा टाइगर बैठा था, और ये था मैन ईटर। इन लोगों के घुसते ही इनमें से जो बड़ा बच्चा था उसे टाइगर अपने मुंह में दबाकर ले गया। अब छोटा बच्चा डर के मारे उतनी तेज़ भागा जितना तेज़ वो भाग सकता था, और भागते भागते पहुंचा गांव। वहाँ कुछ लोग बैठे थे, वो उनके पास पहुंचा। अब वो बच्चा जब गांव पहुंचा तो वो बेहाल था रो रो कर।
और वो नीचे गिर गया। लोगों ने उसे समझाया बुझाया, उसे सांत्वना भी दी और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो बच्चे ने बताया कि उसके बड़े भाई को एक रेड कलर का यानी कि लाल कलर का जानवर उठाकर लेके चला गया है, क्योंकि इससे पहले उस बच्चे ने कभी टाइगर को देखा ही नहीं था। उसे मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कोई जानवर होता है। अब जल्दबाजी में उस लड़के को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी बनाई गई और जल्दी से जल्दी ये लोग पहुंच गए उन झाड़ियों के पास। ये सब लोग उस जगह पर पहुंच गए। वहां इन्होंने देखे खून के निशान और उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया उस पहाड़ी के किनारे किनारे पर। और अब कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था, तो ये अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सारे के सारे लोग वापस लौटने लगे, क्योंकि तब तक इन्हें लड़का मिला ही नहीं था। अगले ही दिन सुबह जल्दी आसपास के गांवों के लोगों के साथ सर्च पार्टी को बड़ा किया गया और कई भागों में बांटा गया और उसी जगह से फिर से ढूंढना शुरू किया गया। उस जगह पर बहुत अंदर घुसने पर इन लोगों को बच्चे के खून से सने हुए कपड़े मिले। ये लड़का था चुका मैन ईटर का आखिरी इंसानी शिकार। और अब इस मैन ईटर टाइगर की किस्मत लिखी जा चुकी थी। अब यहाँ पर जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि अगर बहादुरी की बात की जाए तो ये बात उन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी है मैन ईटर के खौफ के नीचे या मैन ईटर की टेरिटरी में। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढने जंगल में अंदर अकेले ही दौड़ लगा देती है और वो दो बच्चे जो अपने एक पशु को झाड़ी से बाहर निकालने के लिए यानी उस पशु की जान बचाने के लिए अकेले ही उस झाड़ी में घुस जाते हैं। और वो लोग जो बहादुर थे और वो 1 मील जंगल के अंदर टाइगर के शिकार को यानी उस इंसानी शिकार को ढूंढने चले जाते हैं, ये पता होने के बावजूद कि यहाँ आदमखोर घूम रहा है। और जो लोग कभी ना कभी आदमखोर के साए में जिए हैं वो तारीफ़ करेंगे उस महिला की भी जो अकेले बच्चे को ढूंढने दौड़ी थी जंगल के अंदर, उन 2 बच्चों की भी जो अपने पशु को बचाने गए थे और उन लोगों की भी जिन्होंने उनमें से एक लड़के की लाश को ढूंढा था 1 मील अंदर तक जाकर, वो भी मैन ईटर की टेरिटरी में। और कॉर्बेट कहते हैं कि वाकई ये काम बहुत ही बहादुरी का है और जितनी भी ज़्यादा इसकी तारीफ़ की जाए वो कम ही पड़ेगी। अब कॉर्बेट कहते हैं कि चुका मैन ईटर ने लोगों का जीना हराम कर दिया था और इसी बीच बन गए मेरे दोस्त आइबर्टसन नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के डेप्यूटी कमिश्नर। उन्होंने अभियान चलाया इस मैन ईटर को मारने के लिए और मैंने भी उनका यह अभियान ज्वाइन कर लिया। अब कॉर्बेट कहते हैं कि अप्रैल 1937 का एक दिन दोपहर की शुरुआत थी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी थी। आइबर्टसन थे, उनकी वाइफ थी और मैं था। हम तीनों एक बस में चढ़े इस गर्मी भरी दोपहर में और ये जिस जगह से चढ़े थे उसका नाम था बरमदेव। रास्ते में हमें पड़ा हल्द्वानी, टनकपुर और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी कि पसीना खुजली करना शुरू हो गया था और गर्मी थी कि कम ही नहीं हो रही थी। हम तीनों जाकर एक नदी के किनारे बैठ गए और वहाँ पर जब हमने एक एक चाय पी तब हमारी जान में जान आई। अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना सामान पहले ही भिजवा दिया था, अपने टेंट भी। हमारे लोगों ने हमारे टेंट पहले ही लगा दिए थे और सारी तैयारियाँ रखी थी। यहाँ हम सब ने रात का पड़ाव किया और अगली सुबह हम लोग निकल गए कालाडूंगा की तरफ। अब जब हम पहुँचे शारदा नदी के गॉर्ज पर, वहाँ से 2 रास्ते जाते थे कालाडूंगा की तरफ। एक 8 मील लंबा था, दूसरा 14 मील लंबा था। हमने अपने आदमियों को अपना साजो सामान लेकर और टेंट्स लेकर भिजवा दिया उस शॉर्टकट यानी 8 मील वाले रास्ते से और ख़ुद चल पड़े एडवेंचर की तलाश में
14 मील वाले रास्ते यानी शारदा नदी के गॉर्ज से। ये एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। यहाँ किसी ज़माने में एक ट्रामवे लाइन चलती थी जो लकड़ी को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करती थी, और अब वो ट्रामवे लाइन बह चुकी थी और ये जगह थी देखने में एक दुर्घटना स्थल की तरह। हमने बिना किसी मुसीबत या चोट के या कठिनाई के इस पूरे शारदा नदी के गॉर्ज को क्रॉस भी कर लिया। रास्ते में हमने मछलियाँ भी पकड़ी। अब क्योंकि हमसे पहले हमारे आदमी पहुंचने वाले थे तो सभी को संदेशा भेज दिया गया था, सारे सरकारी अधिकारियों और फॉरेस्ट के लोगों को, कि हम लोग आ रहे हैं, हमसे आकर मिलिए काला डूंगा में। अब हम लोग पहुंच गए काला डूंगा, और जब हम वहां के फॉरेस्ट बंगलो यानी कि गेस्ट हाउस पहुंचे तो हमने ये देखा कि वहां ऑलरेडी 4 लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और उन लोगों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर दी, और वो खबर ये थी कि पिछले कई दिनों में आदमखोर बाघ ने किसी को भी नहीं मारा है। अब कॉर्बेट थोड़ा फॉरेस्ट बंगले का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो काला डूंगा के सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। इसमें 3 कमरे थे और एक बरामदा था जहां सुबह का सूरज सीधा पड़ता था, यानी कि पूर्व मुखी दिशा। अब कॉर्बेट कहते हैं ये बंगलो ऐसी जगह पर था यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे देखते ही बनते थे। सामने नेपाल की पहाड़ियाँ दिखती थी और घने जंगल, शारदा रिवर वैली और बड़े बड़े घास के मैदानों के नज़ारे। अब क्योंकि ये फॉरेस्ट बंगलो बना था बसीकत से अलग थलग, यानी आबादी से दूर बना हुआ था, और यहाँ से नीचे का जंगल साफ दिखाई देता था और आवाज़ें भी साफ सुनाई देती थी। जंगल की आवाज़ों को सुनकर ठीक से समझ में आ जाता था कि यहाँ बहुतायत में वन्य प्राणी पाए जाते हैं, यानी कि वन्य जीवों की भरमार है। अब ये पूरा दिन हमने काला डूंगा में ही काटा। दिन भर मछलियाँ पकड़ी और हमने पहले ही अपने आदमी भेज दिए थे चुका गांव की तरफ, जो हमारे पहले से जाकर टेंट लगाकर हमारे लिए तैयार रख सकें। कॉर्बेट कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत आनंददायक था। हमने फ़िशिंग की और एक छुट्टी की तरह लुत्फ़ उठाया। अब जहां हमारे टेंट लगने थे वहां जाना बहुत ही आसान था, मात्र 5 मील की दूरी थी। अब आदमखोर और शिकार ना कर पाए, और हमारे इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए 6 भैंसों का इंतज़ाम किया गया बेट के लिए, जो हमसे पहले ही हमारे कैंप तक पहुंच चुकी थी। अब वहां पहुंचने पर लोगों ने बताया कि हमारे आने के 3 दिन पहले से ही ये भैंसें यहाँ पहुंच चुकी हैं और इन्हें अलग अलग जगहों पर एज अ बैट बांधा भी जा रहा है। उनके पास टाइगर के पग मार्क्स भी मिलते हैं, लेकिन अब तक टाइगर ने इनमें से किसी बेट पर हमला नहीं किया है। अब कॉर्बेट कहते हैं कि डेली सुबह हम सब लोग बेट्स को चेक करने जाते थे, यानी कि उन भैंसों को, और दिन में टाइगर को ढूंढने का काम करते थे, और जब टाइगर नहीं मिलता था तो वापस आकर उन भैंसों की जगह बदलकर उन्हें बांधते थे गांव वालों के साथ मिलकर। अब हम लोगों को चुका गांव में 5 दिन हो चुके थे। ये 5वीं सुबह थी और हमारी जो 5वें नंबर की ही भैंस थी जो चुका गांव के पास बंधी थी। ये वही जगह थी जहां टाइगर ने एक बच्चे को उठा लिया था। उस भैंस को टाइगर ने मार दिया था। ना केवल मारा था, उसे खींचकर भी ले जा चुका था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि हमें लग रहा था कि उसी जंगल में टाइगर ने भैंस को ले गया होगा, लेकिन हम गलत थे। वो टाइगर उस भैंस को खींचकर एक खुली जगह में लेकर गया था। ये एक छोटा सा मैदान नुमा एरिया था। अब कॉर्बेट ये भी कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया था कि टाइगर अपने शिकार को इतना दूर घसीट कर क्यों ले जा रहा है। टाइगर मचान को पहचानता था, क्योंकि इस बीच कुछ शिकारियों ने मचान बनाकर बैठने की कोशिश की थी,
और उन शिकारियों ने मचान पे से गोलियां भी चलाई थी। तो टाइगर पहचानता था कि मचान पर से गोली चलाई जाती है और ये उस पे ही चलाई जाती है, इसीलिए वो मचान से कहीं दूर जाकर अपना शिकार खाता था। अब ढूंढते हुए हम पहुँचे उस भैंस तक जिसे टाइगर ने मारा था। अब वो भैंस फंस गई थी दो पत्थरों के बीच में। टाइगर ने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खींच नहीं पाया था, इसीलिए वहीं बैठकर उसका पिछला हिस्सा थोड़ा सा उसने खा लिया था। अब हमने पग मार्क्स चेक किए तो पता चला ये एक बहुत ही बड़ा मेल टाइगर है, लेकिन हमें बताया गया था अथॉरिटीज़ की तरफ से कि एक टाइग्रेस मैन ईटर हुई है। जब यही सवाल गांव वालों से पूछा गया तो गांव वाले बोले, हमें नहीं पता कि पग मार्क्स देखकर मेल है या फीमेल, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है। अब टाइगर के शिकार को देखने के बाद ये पता चला कि उसका निचले जबड़े का एक दांत टूटा हुआ है, क्योंकि जहाँ भी वो अपने दांत गड़ाता था उसके 3 ही दांत गहरे बनते थे और चौथे दांत की जगह एक हल्का सा स्क्रैच मार्क्स आता था। इसी सबूत को देखकर कॉर्बेट ने अंदाज़ा लगाया था कि टाइगर का एक कैनाइन टूटा हुआ है, वो भी निचले जबड़े का। अब ये जो भैंस पड़ी थी जिसे टाइगर ने मारा था, इसके पास सिर्फ एक ही पेड़ था जो था जामुन का पेड़। अब हमने लोगों की मदद से उस भैंस को चट्टानों के बीच से निकाला और थोड़ा विजिबिलिटी के रेंज में लाकर उसे रख दिया वहीं पास में ही, ताकि टाइगर को भी शक ना हो कि उसका शिकार डिस्टर्ब किया गया है। और उस जामुन के पेड़ की कुछ डालें तोड़ी गईं, क्योंकि उसकी एकमात्र ऐसी शाखा थी जिस पर बैठा जा सकता था, और ये कुछ डालें उस भैंस के देखे जाने में रुकावट पैदा करती। अब कॉर्बेट कहते हैं कि वो पेड़ इतना ऊंचा था कि उससे चारों तरफ का जंगल दिखता था, और पेड़ भी एक टीले नुमा जगह पर था, ऊंचाई पर। अब जब वो आदमी जिसे मैंने कहा था कि पेड़ की कुछ डालें तोड़ दो, तो मुझे लगता है कि उस आदमी को जंगल से टाइगर ने उस पेड़ पर चढ़ा हुआ देख ही लिया होगा। अब कॉर्बेट कहते हैं मैं और आइबर्टसन एक झाड़ी के पास बैठे हुए थे और हमने अपने लोगों को खाना लाने भेज दिया। अब हम लोग अपना लंच कर रहे थे। इसी बीच कुछ पक्षियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई जंगल के उसी तरफ से जहां वो भैंस पड़ी हुई थी। अब आइबर्टसन बहुत बहादुर थे, वो अपना एक आदमी लेकर उस तरफ चले गए जहां से उन पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, और इस बीच मुझे मौका मिल गया कि मैं पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं। अब ये पूरी प्रक्रिया जिसमें आइबर्टसन शेर का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे, ये सिर्फ इसीलिए की गई थी कि मुझे टाइगर पेड़ पर चढ़ता हुआ ना देख ले, और अब मैं बैठ चुका था पेड़ पर चढ़कर आराम से। अब मेरे पेड़ पर चढ़ जाने के बाद आइबर्टसन अपने आदमियों को लेकर चुका गांव की तरफ चले गए, और उनके आदमी रास्ते में ठाक गांव में ही रुक गए। अब आइबर्टसन का जाना था और उन्हीं परिंदों ने और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और इसके बाद एक हिरण ने भी बोलना शुरू किया, यानी अलार्म कॉल दी। और ये इस बात का सबूत था कि टाइगर अभी मूव कर रहा है, यानी चल रहा है। अब कॉर्बेट कहते हैं मुझे इस बात की उम्मीद तो नहीं लग रही थी कि उजाले में टाइगर आएगा, और धीरे धीरे उस हिरण ने कॉल देनी बंद कर दी। अब धीरे धीरे अंधेरा हो गया और जंगल में थी शांति, किसी तरह की कोई कॉल नहीं आ रही थी। अब फिर से एक बार्किंग डियर बोला, उसी दिशा से जहां वो शिकार पड़ा था। कॉर्बेट बोलते हैं मैं समझ गया कि अब टाइगर ने फिर से चलना शुरू कर दिया है, और ये उसी दिशा में हो रहा था जिस दिशा में पहले टाइगर की मूवमेंट को देखा गया था। अब कॉर्बेट बोलते हैं मेरी राइफ़ल एकदम तैयार थी। अब बहुत देर बीत गई लेकिन फिर शांति थी। अब फिर से बार्किंग डियर की कॉल आई, लेकिन इस बार और दूर से आ रही थी। तो अब मुझे लग रहा था कि आज का चांस भी हाथ से जा रहा है। अब टाइगर के इस बिहेवियर को देखकर मैंने सोचा
कि इस टाइगर ने सच में उस आदमी को पेड़ पर चढ़ते देख लिया था, इसीलिए ये इस तरफ आ ही नहीं रहा है। और फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब उसने उस आदमी को देख लिया था तो जब मैं पेड़ पर चढ़ा था उसने मुझे भी देख लिया था, और तब से लेके अब तक ये डियर की कॉल तक वो मुझे कंटिन्यू देख ही रहा था कहीं दूर से, और अब वो दूर जा रहा था। अब बीच बीच में और भी कई कॉल्स हुई, लेकिन ये कॉल्स मुझसे दूर ही जाती जा रही थी। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि फिर से जंगल में सन्नाटा छा गया, जिस तरह जंगल में सन्नाटा होता है रोज़। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि पूरी रात बीत गई, और ये जो समय होता है रात 12 बजे से सुबह 4 बजे का, इसमें हर जानवर सो जाता है। अब हो चुकी थी सुबह और पूरा बदन अकड़ सा गया था। फिर मैं पेड़ से नीचे उतरा, और एक दिन पहले आइबर्टसन ने एक झाड़ी में एक थर्मस में चाय भरकर छिपा दी थी। मैंने वो थर्मस को निकाला और गर्मा गर्म चाय पी। अब मेरे भी 2 आदमी आ गए थे। हम सब ने मिलकर अपने उस शेर के शिकार को झाड़ियों से ढका ताकि दिन में कोई गिद्ध उस पर धावा ना बोल दें। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं वापस गांव लौटा, नहाया गर्म गर्म पानी से और गर्मा गर्म खाना भी खाया। उसके बाद मैं निकल पड़ा ठाक गांव की पहाड़ी की तरफ और ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि मुझे गांव वालों ने बताया था कि एक सांबर डियर ने बहुत देर तक यहाँ पर कॉल की है पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि अब मैं चाहता था कि मैं ज़िंदा बेट बांध कर ही टाइगर को बुलाऊंगा और मारूंगा, लेकिन एक वो पुराना किल भी पड़ा हुआ था, तो वहाँ तक टाइगर ना पहुँचे, इसीलिए इन्होंने उस भैंस के पास चारों तरफ पुराने अखबारों का एक ढेर सा लगा दिया था, और काफ़ी सारे अखबार बिछा भी दिए थे उस किल के चारों तरफ, जहाँ वो पूरी रात बैठे हुए थे। अब गांव वालों ने जो दिशा बताई थी वहाँ थोड़ा जंगल था, और उस जंगल में एक पशुओं के जाने आने का रास्ता था। एक पगडंडी सी बनी थी, और वहीं पर था एक पेड़ जो बैठने लायक था। अब जिम कॉर्बेट ने उसी पेड़ पर एक रस्सियों से बुनकर बैठने लायक जगह बना दी जिस पर वो बैठ सकें। अब क्योंकि वो पेड़ नीचे से भी बहुत चौड़ा था और उसकी जड़ें भी दूर दूर तक फैली हुई थी, तो उसकी ही एक मोटी जड़ में उन्होंने बांध दी उस बेट वाली भैंस को। बेट बांधने के बाद कॉर्बेट चढ़कर उस पेड़ पर बैठ गए और रस्सी से अपनी राइफ़ल को ऊपर खींच लिया। आधा घंटा बैठे रहने के बाद इन्हें टाइगर की कॉल सुनाई दी। अब कुछ सांबरों की कॉल भी सुनाई दी। भैंस को खाने को काफ़ी कुछ चारा डाल दिया गया था। रात भर वो भैंस अपना चारा खाती रही। ये इंतज़ार करते रहे कि टाइगर अब आएगा या टाइगर तब आएगा। टाइगर तब तक नहीं आया। रात भर भैंस के गले में बंधी घंटी बजती रही, क्योंकि रात भर वो चारा ही खा रही थी। अब गांव वाले आ गए, सुबह हो चुकी थी। मैं पेड़ से नीचे उतरा। उन्होंने मुझे बताया कि टाइगर की और सांबर की कॉल उस जगह से आ रही है जहां उसने वो पहले लड़के का शिकार किया था। वहां पर उन्होंने एक भैंस भी बांध रखी थी पहले से ही। अब जब कॉर्बेट चुका गांव पहुंचे, कैंप पहुंचकर मुझे पता चला कि आइबर्टसन के पास एक खबर आई थी कि एक दिन पहले 8 मील दूर एक बैल को एक टाइगर ने मार दिया है। तो आइबर्टसन चले गए थे वहाँ रात भर बैठने, टाइगर का इंतज़ार करते हुए, लेकिन टाइगर वहाँ भी नहीं आया। अब कॉर्बेट बोलते हैं मैं नाश्ता कर ही रहा था, इतने में ही गांव वाले आए और बोले कि वो वाली भैंस गायब है जो हमने उस जगह बांधी थी जहाँ वो बच्चे के कपड़े मिले थे, यानी कि जहाँ पहला शिकार हुआ था। इसी बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड डोनाल्ड भी आ गए और उन्होंने बताया कि उन्होंने भी रास्ते में टाइगर के पग मार्क्स देखे हैं। और डोनाल्ड बताते हैं कि ये सेम पग मार्क्स थे जब वो पहले इस मैन ईटर को मारने की कोशिश करने के लिए ठाक गांव के पास बैठे हुए थे उसके इंतज़ार में।
अब नाश्ता कंप्लीट होते ही आइवर्सन की वाइफ जीन और डोनाल्ड चले गए मछली पकड़ने और मैं निकल पड़ा उस भैंस को ढूंढने जिसे टाइगर ने ले गया था। वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ बहुत सारे पगमार्क्स थे टाइगर के, एक ही टाइगर के थे, यानी उसी टाइगर के, और रस्सी टूटी हुई थी, यानी वो भैंस को रस्सी तोड़ कर ले गया था। अब थोड़ा और ढूंढने पर मुझे थोड़ी मिट्टी में खुदने जैसे निशान दिखे, जो तब लगे होंगे जब टाइगर भैंस को अपने मुंह में दबा कर ले जा रहा था और भैंस के सींग ज़मीन से टकरा रहे थे। अब यहाँ दो कंडीशन हो सकती थी, या तो टाइगर रास्ता भूल गया था वहाँ का जहाँ वो इस भैंस को ले जाना चाहता था, या फिर टाइगर इतना ज़्यादा चालाक था, हद से ज़्यादा चालाक, कि वो अपने सबूत मिटाना चाहता था कि कोई इसे ढूंढ ना सके, क्योंकि वो इतनी दूर भैंस को ले गया था और घुमा फिरा के वापस उसी जगह पर ले आया था जहाँ उसने पहला शिकार किया था, एक पहाड़ी नाले के पास, उसी जंगल के पास जहाँ वो लड़के को उसने मारा था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि क्योंकि मुझे रात भर जाग कर इस टाइगर पर घात लगाकर बैठना था, तो मैं रिलैक्स होने चला गया उन लोगों के पास जो मछली पकड़ रहे थे। अब कॉर्बेट वहाँ गए, वहाँ से 3 लोगों को और लेकर आए और हम लोग पहुँच गए उसी जगह पर जहाँ टाइगर का शिकार पड़ा हुआ था, यानी कि वो भैंस का पाड़ा। अब इस बार जब हम लोग पहुँचे तो हमारे पहुँचते ही टाइगर ने ज़ोर ज़ोर से ग्राउल करना शुरू कर दिया। टाइगर जहाँ था वो एक झाड़ी में था छिपा हुआ, और वो झाड़ी 20 गज की दूरी पर थी उस जगह से जहाँ मैं खड़ा था इस वक्त। अब जिम कॉर्बेट यहाँ पर कहते हैं कि जब टाइगर की ग्राउल साउंड आपको सुनाई दे लेकिन टाइगर आपको दिखाई ना दे, और ये साउंड आपको बहुत ही पास कहीं से सुनाई दे, तो आपकी जो हालत होती है वो बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि ये होती है टाइगर की चेतावनी। अब क्योंकि वो टाइगर हमें चेता रहा था तो मैंने भी धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। मैं जब पीछे हट रहा था तो मैं उल्टे पांव ही पीछे हट रहा था और चेहरा मेरा टाइगर की तरफ ही था, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है जब आपका आमना सामना हो जाए किसी टाइगर या और किसी ख़तरनाक जानवर से। क्योंकि मेरे आदमी पीछे पीछे आ रहे थे तो मैंने उन्हें सीटी की आवाज़ निकालकर वहीं रुक जाने का बोला, और धीरे धीरे मैं उल्टे पांव उनके पास पहुंच गया। अब मैं जब अपने आदमियों के पास पहुंचा तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें फ़िशिंग वालों के पास से लाया था, तुम लोग वहीं चले जाओ, यानी डोनाल्ड और आइवर्सन की वाइफ के पास। मगर वो लोग थे कि जाने से डर रहे थे। अब कॉर्बेट कहते हैं कि उनका डरना भी सही ही था, और अगर मैं उन्हें छोड़ने जाता तो लगभग 2 घंटे का समय बर्बाद हो जाता, और यहाँ पर कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था कि इन्हें ऊपर चढ़ाया जा सके। सारे पेड़ सीधे के सीधे ही थे। ये लोग मेरे साथ मेरी सुरक्षा में ही रहना चाहते थे, क्योंकि मेरे हाथों में थी राइफ़ल। तो मैंने फ़ैसला लिया कि अब इन्हें अपने साथ ही रख कर चलूँगा आगे। अब हमने चलना शुरू किया अपने दाहिने तरफ, और 200 गज आगे चले। फिर हमने लेफ़्ट मोड़ लिया, फिर और चले, फिर लेफ़्ट मोड़ लिया, फिर और आगे चले। इस तरीके से हमने एक गोल चक्कर काटा और हम पहुंच गए टाइगर से आगे। अब कॉर्बेट जंगल और जानवरों के नेचर को अच्छी तरीके से जानते थे। अब क्योंकि ये टाइगर से आगे निकल चुके थे और इन्हें टाइगर के थोड़ा और पास जाना था, तो इन्होंने फिर चलना शुरू किया टाइगर की लोकेशन की दिशा में। जब हम थोड़ा आगे चले तो साथ वाले एक व्यक्ति ने कहा धीरे से कि शेर है। अब कॉर्बेट ने उस आदमी से पूछा कि टाइगर का कितना हिस्सा तुम्हें दिख रहा है। वो बोला मुझे सिर्फ कान दिख रहे हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़कर और हल्का सा ऊंचा उठकर देखा तो हमने ये देखा कि टाइगर सामने ही लेटा हुआ है, थोड़ी सी ढलान में। और फिर अचानक टाइगर खड़ा हुआ
और पहाड़ी पर ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगा। और जैसे ही वो एक झाड़ी के पीछे से निकलता हुआ दिखा तो सबसे पहले दिखा उसका सर, और जैसे ही उसका सर दिखा, कॉर्बेट कहते हैं कि उसी पल मैंने ट्रिगर दबा दिया और चला दी गोली। लेकिन कॉर्बेट कहते हैं ये गोली मिस हो गई। उसके बिल्कुल बगल से ये निकली और एक चट्टान पर टकराकर इसने अपनी दिशा बदल दी। अब इस आवाज़ से, यानी कि बंदूक की धमक से, टाइगर बिदक गया, ज़ोर से उछला और कुछ बेलाओं में फंस गया, और उसे इन बेलों से निकलने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन आखिरकार उसने इन बेलों से पीछा छुड़ा ही लिया। अब जब टाइगर चला गया तो थोड़ी देर बाद कॉर्बेट ने उस जगह पर जाकर देखा तो वहाँ पर टाइगर के थोड़े से बाल पड़े थे। इनकी चलाई हुई गोली भी चपटी होकर वहाँ पड़ी थी, और जिस चट्टान पर वो लगी थी उस चट्टान के थोड़े टुकड़े भी झड़ गए थे। अब कॉर्बेट दुविधा में थे कि शायद गोली लगी है या शायद गोली नहीं भी लगी है, सिर्फ छू कर निकल गई है। लेकिन वहाँ किसी तरह के कोई खून के निशान नहीं थे। अब कॉर्बेट ने सोचा कि ज़्यादा आगे चलने का कोई मतलब नहीं है, अब कल ही पता चलेगा कि टाइगर के साथ आज क्या हुआ था, गोली लगी थी या नहीं। और अब मैं बैठूँगा उसी किल पर जिसे उस टाइगर ने यहाँ पर घसीट कर लाया है। अब हमने उस भैंस के पाड़े को ढूंढना शुरू किया। बड़ी ही मुश्किल से उस टाइगर के द्वारा मारा गया वो भैंस का पाड़ा हमें मिला, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो भैंस का पाड़ा हमें कहाँ मिला। वो मिला था एक पानी के डोबरे में, पानी से 4 फीट नीचे। टाइगर इतना चालाक हो सकता है ये लोग सोच भी नहीं सकते। टाइगर ने अपने शिकार की हिफाजत के लिए उसे पानी के नीचे छिपा दिया था ताकि उस पर मक्खियाँ ना बैठें, कोई दूसरे जानवर को वो ना दिखे और गिद्ध भी उसे ना खा पाएँ। अब कॉर्बेट कहते हैं जो 3 आदमी मैंने फ़िशिंग पार्टी से यानी डोनाल्ड के पास से लाया था उन्हें मैंने वापस भेज दिया। एक आदमी जो मेरे साथ था उसके साथ मैं 1 घंटा और रुका और जंगल की आवाज़ें सुनने की कोशिश की कि शायद इससे टाइगर की लोकेशन का कुछ पता चल जाए, लेकिन नहीं चला। तो हमने कर लिया फ़ैसला कि अब कैंप लौट जाते हैं, और हम वापस लौट गए कैंप। अब कैंप लौटने के बाद अगले दिन सुबह उठकर जल्दी से हमने नाश्ता किया और चल पड़े उस किल के पास। जैसे ही हम उस किल के पास पहुँचे हमने देखा कि टाइगर उसे पूरा ही खा चुका है। उसने सिर्फ सर बचाया था, रीढ़ की हड्डी और खुर, बाकी सारा पाड़ा वो खा चुका था। और उस जगह पर मैंने टाइगर का ब्लड देखने की कोशिश की तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखा। इसका मतलब साफ था कि वो कल जो गोली चली थी वो टाइगर को नहीं लगी थी। अब जैसे ही ये देखकर कॉर्बेट वापस कैंप पहुँचे, एक आदमी फिर आया और उसने कहा कि लद्या वैली के पास एक गाय को टाइगर ने मार दिया है, और इस आदमी ने उसकी मारी हुई गाय को पत्तों से ढक दिया है ताकि कोई दूसरा जानवर उसे ले जा ना पाए। अब क्योंकि आइबर्टसन अभी भी नहीं लौटे थे तो मैंने अपने साथ फॉरेस्ट ऑफिसर डोनाल्ड को ही लिया और हम दोनों चल पड़े उस गाय की तरफ जिसे टाइगर ने मारा था। अब जाने पर पता चला कि आधे दिन तक वो गाय पड़ी ही हुई थी। उसके बाद टाइगर ने उसे देखा और लेकर चला गया, और किसी तरह का कोई सबूत टाइगर ने नहीं छोड़ा। अब उस टाइगर ने अपना शिकार ऐसा छुपाया था कि हमें ढूंढते हुए ही घंटा भर लग गया। जब हमने फाइनली उसे ढूंढा तो हमने देखा कि उसने बहुत सारे पत्तों के नीचे अपना शिकार छिपा दिया था। अब डोनाल्ड ने मेरे लिए यहीं पर एक पेड़ पर मचान बनाया ताकि मैं उस पर बैठ सकूं। मैंने मैकडॉनल्ड से पानी की बोतल ली, पानी पिया और मैं चढ़कर बैठ गया उस मचान पर। जब मैं चढ़ गया तो डोनाल्ड वापस कैंप लौट गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे सामने वाली पहाड़ी से कुछ पत्थर लुढ़कते हुए दिखे। फिर मैंने देखा एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ नीचे उतर रही है और उस शिकार के पास आ रही है।
अब कॉर्बेट कहते हैं, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एक शेरनी अपने बच्चों को शिकार के पास ला रही है। बच्चे उसे पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे वो चलती थी, बिल्कुल एक के पीछे एक वो वैसे ही चलते थे। और जैसे ही रुक कर उनकी माँ कुछ सुनती थी तो वो भी माँ के पीछे ही रुक जाते थे। और हर थोड़े थोड़े कदमों पर वो टाइग्रेस कुछ सुनने के लिए बार बार रुकती थी और उसके बच्चे भी उसके साथ उतनी ही बार रुकते थे। अब ये चलते चलते मेरे पेड़ के नीचे आ गए और थोड़ी दूर तक मेरे पेड़ को क्रॉस करने के बाद जाकर ये रुक गए और टाइग्रेस वहीं लेट गई और उसके साथ रुक गए उसके बच्चे भी। अब जब शेरनी लेटी तो उसका चेहरा था उस शिकार की तरफ। वो शिकार को लेटे लेटे देख रही थी और उसने अपने चेहरे से अपने बच्चों को इशारा कर दिया था कि वो है शिकार। और शेरनी के इस इशारे को उसके बच्चों ने बखूबी समझ लिया कि माँ उन्हें कुछ खाने को कह रही है और वो खाना मौजूद है उस तरफ जिस तरफ वो दिशा बता रही है। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने अब तक यही सीखा है शेर के बारे में कि शेर यानी कि टाइगर की नाक सूंघने के मामले में बहुत ही कमज़ोर होती है, क्योंकि सामने पड़ी हुई उस गाय को वो बच्चे ढूंढने में नाकाम हो गए थे एक दो बार, जबकि ये अप्रैल के दिन थे और उसमें से मांस के सड़ने की बहुत तेज़ बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे सूंघ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये गाय पत्तियों के नीचे छुपाया था। अब उसमें से इतनी तेज़ दुर्गंध आ रही थी कि शेर के पत्तियों में उस शिकार को छुपाने के बावजूद मैकडॉनल्ड और मैंने इस शिकार को सिर्फ उसकी गंध से ढूंढ लिया था, लेकिन टाइगर के वो दो भूखे कब्ज़ अपने सामने होते हुए भी उस शिकार को ढूंढ नहीं पा रहे थे। अब उन पत्तों के ऊपर कुछ मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उससे उन बच्चों को अंदाज़ा लग गया कि यही है शिकार और तब उन्होंने उसे ढूंढा। अब जब इन बच्चों ने अपना शिकार ढूंढ लिया और खाने लगे तो माँ भी रिलैक्स होकर सो गई आसमान की तरफ पैर करके। अब जब उसके कब्ज़ ने शिकार खा लिया तो वो माँ उठी और वापस चलने लगी और उसी तरीके से उसके बच्चे भी उसके पीछे चलने लगे। अब टाइग्रेस के जाने के बाद मैं पेड़ से उतरा और वापस कैंप चला गया। अब फिर से गांव के पश्चिम दिशा में एक नया भैंस का पाड़ा बांधा गया। अब 4 दिन और बीत गए। चौथे दिन ये खबर मिली कि उस भैंस को टाइगर ने मारा है और ले गया है घसीट कर। अब आइवर्टसन और मैं निकल पड़े 2 आदमी लेकर। वो 2 आदमियों के पास था हमारा खाना और हमने उनसे कहा कि एकदम चुपचाप बिना आवाज़ किए हमारे पीछे पीछे चलते रहना। और हम चल पड़े उसी तरफ जहां वो भैंस का पाड़ा मारा गया था टाइगर के द्वारा। अब खींचने के निशान यानी कि ड्रैग मार्क्स का पीछा करते करते हम पहुंच गए 2 मील आगे तक। टाइगर उसे घसीटकर 2 मील तक लाया था और एक पेड़ के पास रख दिया था, लेकिन अब तक उसने उसमें से कुछ खाया नहीं था। अब हमने देखा कि उस भैंस के गले पर 3 दांतों के निशान है। अब समझ गए कि ये मैन ईटर टाइगर ही है और ये वापस लौटेगा अपने शिकार पर। अब क्योंकि हम लोग भी बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़कर आए थे तो हम एक जगह सुस्ताने लगे और चाय पीने लगे। और चाय पीते पीते हम देखने लगे बैठने के लिए कोई सूटेबल पेड़। अब एक तिरछा गूलर का पेड़ दिखा जो बैठने के लिए सूटेबल हो सकता था। अब हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद सिगरेटें पी और आइवर्टसन चले गए साथ आए 2 आदमियों को लेकर थोड़ा पीछे उन्हें एक पेड़ पर चढ़ाने के लिए, ताकि वो ऊपर चढ़कर सुरक्षित बैठे रहें। और उन 2 लोगों से आइवर्टसन ने कहा, पेड़ पर शोर करो और डालें हिलाओ, ताकि अगर टाइगर देख रहा हो तो उसे लगे कि इस पेड़ पर मचान बन रहा है। और इसी दौरान मैं चुपके से उस गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब जैसे ही मैं इस पेड़ पर बैठ गया, ये कोई बहुत ऊपर नहीं था, 6 फीट के आसपास की हाइट पर मुझे बैठना पड़ा।
अब जब कंफर्टेबली मैं इस पर बैठ गया तो मैंने आइबर्टसन को इशारा कर दिया और आइबर्टसन ने उन दो लोगों को पेड़ से नीचे उतारा और ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए वापस लौटने लगे ताकि टाइगर को लगे कि जो लोग आए थे वो अब वापस जा रहे हैं। अभी 15 ही मिनट हुए थे आइबर्टसन और आदमियों को गए हुए कि एक बंदर की कॉल हुई। अब जब हम लोग यहाँ पर आए थे ये बंदर पहले से ही बैठा हुआ था, लेकिन ये शांत था। इसका मतलब ये कॉल कर रहा था सिर्फ टाइगर को देखकर। इसका मतलब साफ था कि अब टाइगर आ रहा है इसी तरफ। अब बंदर काफ़ी दूर किसी पेड़ पर बैठा था, लेकिन पक्की बात यह थी कि उसने सच में टाइगर को देख लिया था। अब जब जब बंदर कॉल कर रहा था मैं सतर्कता से चारों तरफ देख रहा था। धीरे धीरे अचानक ही मुझे अपने पेड़ के पीछे से कुछ पत्तों के चरमराने की आवाज़ आई और मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो लगभग 40 या 50 गज दूर ही टाइगर खड़ा हुआ है और मेरे ही पेड़ की तरफ देख रहा है। अब बहुत देर तक वो टाइगर ऐसे ही देखता रहा। फिर वो उस पेड़ की तरफ देखता था जिस पर आदमियों को चढ़ाया गया था, फिर मेरे पेड़ की तरफ देखता था और फिर उस पेड़ की तरफ देखता था। और यही सब करते हुए टाइगर ने फैसला किया कि वो मेरे पेड़ की तरफ ही बढ़ेगा और वो एक चढ़ाई चढ़ते हुए आने लगा इसी तरफ। अब मेरे पेड़ के नीचे एक फ्लैट एरिया था 10 बाई 20 गज का। अब टाइगर पास आता जा रहा था। पास आकर उसने उस पेड़ की तरफ देखा और घात लगाने सा झुका और अपना पेट ज़मीन से टच कर दिया। अब जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस पेड़ पर कोई नहीं है तो वो धीरे धीरे आकर मेरे पेड़ के नीचे वाले फ्लैट सरफेस पर बैठ गया। अब टाइगर आया, बैठा और धीरे से मुझे आवाज़ आई पत्तियों के चरमराने की। जैसे ही मैंने धीरे से झांक कर देखा तो टाइगर मेरे ही पेड़ के नीचे लेट गया था। अब मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें। मेरी पीठ थी पेड़ से टिकी हुई और उस पेड़ के पीछे था टाइगर लेटा हुआ। तो अगर मुझे टाइगर को देखना था तो अपने दाईं तरफ या बाएं तरफ झुककर अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर देखना पड़ता। तो मैंने टाइगर को देखना चाहा। सबसे पहले मैं अपनी दाईं तरफ झुका, अपनी गर्दन को पीछे पूरा घुमाया और थोड़ा सा नीचे लटक कर देखने की कोशिश की तो मुझे टाइगर की नाक दिखाई दी। टाइगर की आंखें बंद थी और वो आराम से सो रहा था। इसके बाद मैं वापस सीधा हो गया। अब मैं अपने लेफ़्ट तरफ झुका और गर्दन को पीछे पूरा मोड़कर एक जड़ के सहारे से लटक कर देखा तो मुझे टाइगर की पूंछ दिखाई दी। अब कॉर्बेट कहते हैं कि जिस पेड़ पर मैं टिका हुआ था वो गूलर का पेड़, वो लगभग 3 फीट चौड़ा था। मैं उसके पीछे छिपा हुआ था अपनी पीठ टिकाकर, इसीलिए टाइगर मुझे देख नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर आराम करने के बाद ये तय था कि वो अपना शिकार खाने जाएगा ही जाएगा। अब कॉर्बेट कहते हैं कि टाइगर कभी थोड़ी देर भी सो सकता है और कभी बहुत लंबा भी सो सकता है। अब उसकी नींद के बारे में कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं था, और अगर वो इतना लंबा सो गया कि रात हो गई तो रात में उसे गोली मारना पॉसिबल नहीं है। और ये पेड़ भी 45 डिग्री झुका हुआ है तो आसानी से टाइगर इस पर भी चढ़ सकता है। अब कॉर्बेट कहते हैं कि अब ये लास्ट चांस था जिसमें ये टाइगर इतने पास से इन्हें मिला है। शायद इसके बाद कभी इन्हें ऐसा मौका ना मिले। तो अब कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो जिस जगह लेटा है उसे उसी जगह गोली मारी जाए। अब पूरा पीछे घूमकर टाइगर को गोली मारना इतना आसान नहीं था। पेड़ से जड़ें लटक रही थी। बैठे बैठे राइफ़ल को पीछे मोड़ना संभव नहीं था, और अगर खड़ा होता तो आवाज़ होती और टाइगर को पता लग जाता। अब मैंने सोचा कि टाइगर के सामने वाले हिस्से में गोली मारना तो संभव नहीं है, तो पीछे के हिस्से में गोली मारी जा सकती है, मगर इससे टाइगर मरेगा नहीं, सिर्फ घायल होगा।
इससे सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मैं जितना मुड़ सकता था, मैं लेफ़्ट की तरफ उतना ज़्यादा मुड़कर झुक गया। अब क्योंकि कॉर्बेट के दोनों हाथ राइफ़ल में थे, तो उन्होंने सोचा कि इससे ज़्यादा झुकने के लिए मुझे दाहिने हाथ से पेड़ की एक लटकती हुई जड़ को पकड़ना पड़ेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो थोड़ा और झुके। अब इसी वक्त कॉर्बेट के दिमाग में हज़ारों ख्याल चलने लगे। वो सोच रहे थे कि अगर इसे मैं डिसेबल कर दूं, यानी कि इसकी रीढ़ की हड्डी पर गोली चला दूं और गोली सही से ना लगे, तो ये मेरा क्या हाल करेगा। और वो जो इंसानों को मारना सीख चुका है, उस टाइगर पर ये प्रैक्टिकल करना ठीक नहीं था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं इस टाइगर को मारने का ये मौका अब छोड़ना नहीं चाहता था, चाहे जैसे भी हो। अब कॉर्बेट कहते हैं मैं पूरी तरीके से अपनी बाईं तरफ उल्टी तरफ घूमकर लटका हुआ था, और मैंने धीरे से बैलेंस बनाकर दाएं हाथ से भी जड़ को छोड़ दिया और दोनों हाथ रख लिए राइफ़ल पर। और कॉर्बेट ये भी कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा शॉट था जिसे मैं दोबारा कभी मारना नहीं चाहूँगा। अब कॉर्बेट ने निशाना लिया और चला दी गोली अपनी .450 400 डबल बैरल राइफ़ल के साथ। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि बहुत ज़ोरदार झटका था, लेकिन इससे मुझे चोट नहीं लगी। अब जैसे ही गोली टाइगर को लगी, वो उछलकर अपने पीछे की तरफ सरकने लगा। अब कॉर्बेट बोलते हैं इसी वक्त मैं खड़ा हुआ और पूरा का पूरा घूम गया और सीधा टाइगर के सीने में गोली मार दी, ताकि उसके दिल पर जाकर लगे। और इस दूसरी गोली से टाइगर वहीं पर मर गया। और कॉर्बेट बोलते हैं मुझे बहुत ही अफसोस होता अगर ये दूसरी गोली का निशाना चूक जाता। और ये जो दूसरी गोली चली थी, इसके बाद टाइगर ने किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं निकाली, एकदम चुपचाप वो वहीं गिर गया। अब मेरी ये जो 2 गोलियां चली थी, इसकी आवाज़ सुन ली थी दूर बैठे आइबर्टसन ने। वो जल्दी से जल्दी दौड़ते भागते हुए मेरे पास आया कि शायद कहीं मुझे उसकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। जब आइबर्टसन आ रहा था तो मैं उस तरफ जा रहा था। बीच में ही आधा मील की दूरी पर मैं उसे जाता हुआ मिल गया और वो मुझे इस तरफ आता हुआ मिल गया। अब हम दोनों साथ में वापस टाइगर के पास लौटे। अब ये दोनों जब वापस टाइगर के पास आए तो इन्होंने टाइगर को एग्ज़ामिन करना शुरू किया। इन्होंने पास जाकर देखा, वो एक बेहद ही बड़ा टाइगर था, मेल था, और उसका सिर्फ एक दांत टूटा हुआ था। अब तक इसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं दिख रहा था सिवाय उस टूटे हुए दांत के। ये टाइगर एकदम जवान था। उस वक्त हमारे पास उसे नापने के लिए कोई टेप नहीं था। बाद में पता चला कि इसकी लेंथ थी 9 फीट 6 इंच। ये लेंथ थी बिटवीन पैग्स, यानी नाक से लेके पूंछ तक एरियल डिस्टेंस, 2 लकड़ियों को गाड़ कर नापी हुई। और अगर ओवर द कर्व्स नापी जाती तो ये होता 9 फीट 10 इंचेस का। बाद में जब उसकी स्किन उतारते वक्त मैंने देखा तो उसमें छर्रे भी लगे हुए थे, जो कभी किसी शिकारियों ने उस पर चलाए होंगे। ये बकशॉट के छर्रे थे, जिसे LG भी बोला जाता है। अब क्योंकि ये टाइगर बहुत ही भारी था और रात होने वाली थी, इसे कैंप तक ले जाना हम दोनों के बस की बात नहीं थी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि इसे सुबह ले जाएंगे बाकी लोगों को साथ में लाकर, और इस टाइगर की बॉडी को हमने पत्तों के नीचे छुपा दिया और ऊपर रख दिए भारी पत्थर, ताकि भालू और कोई जानवर इसके साथ कोई छेड़खानी न कर सकें। अब कॉर्बेट कहते हैं कि हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि मैन ईटर मर चुका है। उस वक्त इसे लद्या वैली मैन ईटर के नाम से जाना जाता था। जब दूसरे दिन की सुबह कॉर्बेट इसकी खाल उतार रहे थे तो कॉर्बेट कहते हैं कि 100 से 150 लोग मुझे घेर कर खड़े हुए थे। उस भीड़ में कुछ बच्चे भी थे, और उन्हीं में से एक बच्चा वो था जिसके बड़े भाई को इस टाइगर ने अपना शिकार बना लिया था।
तो इस तरीके से अंत होता है चुका मैन ईटर का जिम कॉर्बेट के हाथों। दोस्तों, हमारी अगली कहानी होगी तल्ला देश मैन ईटर पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद।